हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नवांकुर डिजी लेसन्स क्लास। मैं हूं सीमा साद और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे क्लास 8 की सोशल साइंस का लेसन 7 जिसका नाम है परिवर्तनकारी बाह्य शक्तियाँ। मीन्स धरती पर परिवर्तन करने वाली बाहरी शक्तियाँ जिनसे धरती की बनावट में परिवर्तन होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में यह जानेंगे कि धरती की बनावट किन किन शक्तियों के माध्यम से बदलती है। तो आइए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं परिवर्तनकारी बाह्य शक्तियाँ जिनसे धरती की बनावट या आकार बदल जाता है। धरातल का स्वरूप सदैव एक जैसा स्थायी नहीं रहता है, वह बदलता रहता है। इसके स्वरूप को बदलने में कुछ शक्तियाँ क्रियाशील रहती हैं। ये शक्तियाँ दो प्रकार की होती हैं। मीन्स धरती का जो स्वरूप है यानी धरती का जो आकार है, धरती पे फॉर एग्जाम्पल जैसे पर्वत, पठार, मैदान, ये जो स्थलाकृतियाँ हैं जो कि धरती की आकृतियाँ कहलाती हैं, वह हमेशा एक सी नहीं रहती। यानी धरती की जो बनावट है बदलती रहती है, स्थायी नहीं रहती है। तो इसके स्वरूप को बदलने में कुछ शक्तियाँ क्रियाशील रहती हैं और वो जो शक्तियाँ होती हैं वह दो प्रकार की होती हैं, आंतरिक शक्तियाँ और बाह्य शक्तियाँ। आंतरिक शक्तियाँ धरातल पर कोई न कोई स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं। मीन्स जो धरती की आंतरिक शक्तियाँ होती हैं जो धरती के आकार में या बनावट में चेंज कर देती हैं, वह किसी न किसी चीज़ का निर्माण करती, मतलब दूसरी स्थलाकृति का निर्माण करती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, और वह शक्तियाँ होती हैं भूकंप और ज्वालामुखी, जो कि ऐसी जिनके माध्यम से धरती पर किसी नई आकृति का निर्माण होता है। जबकि बाह्य शक्तियाँ उन शक्तियों या उन स्थलाकृतियों में परिवर्तन करने में जुट जाती हैं। यानी कि जो बाहर की शक्तियाँ होती हैं वह उन स्थलाकृतियों में परिवर्तन कर देती है। मीन्स वो जो आंतरिक शक्तियाँ होती हैं जो धरती की बनावट बदल देती हैं, पर्वत, पठार, मैदान का निर्माण करती हैं जिनसे नई आकृति बनती है, उन आकृतियों में बाहरी शक्तियों के द्वारा परिवर्तन होते हैं। मतलब वह उनको बदल देती हैं। बाहरी शक्तियों से उन स्थलाकृतियों में चेंज आ जाते हैं, परिवर्तन हो जाते हैं। आंतरिक शक्तियों के बारे में हमने पिछले पार्ट में अध्ययन किया है, जैसे कि भूकंप और ज्वालामुखी। इस पार्ट में हम परिवर्तनकारी बाह्य शक्तियों का अध्ययन करेंगे, है ना। तो बाहरी शक्तियाँ मीन्स जो बाहर से धरती की बनावट में चेंज कर देती हैं। इस पार्ट में हम परिवर्तनकारी बाह्य शक्तियों का अध्ययन करने जा रहे हैं। बाह्य शक्तियाँ भी दो प्रकार की होती हैं। प्रथम वे जो चट्टानों को अपने ही मूल स्थान पर कमजोर कर तोड़ फोड़ करती हैं। यानी कि पहली वे शक्तियाँ जो चट्टानों को, जो धरती पर जो पहाड़ होते हैं, पत्थर होते हैं, उन पर जो चट्टानें होती हैं वह उन्हें अपने ही स्थान पर कमजोर कर देती हैं और उनमें तोड़ फोड़ करती हैं। और दूसरी वे जो उन टूटे फूटे चट्टानी टुकड़ों को व कणों को उनके मूल स्थान से हटाकर निचले स्थानों में या भूभागों में जमा कर देती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक तो वे शक्तियाँ होती हैं जो कि पहाड़ों पर या जहाँ पर भी ये पत्थर जमे होते हैं, धरती पर जो चट्टानें होती हैं उनमें तोड़ फोड़ करती रहती हैं। और दूसरी वे शक्तियाँ जो टूट फूट हो जाती है उन्हें बहाकर उड़ाकर अपने साथ ले जाती हैं और दूसरे स्थान पर वह जमा कर देती हैं। तो इनमें कौन सी शक्तियाँ होती हैं? बाह्य शक्तियों में होती हैं नदियाँ, पवनें, भूमिगत जल, हिमानी और समुद्री लहरें। दूसरे प्रकार की ये शक्तियाँ हैं। मीन्स ये वो शक्तियाँ हैं जो कि उसमें बदलाव करती हैं और उन्हें एक स्थान से बहाकर दूसरे स्थान पर ले जाती हैं। बहाकर या उड़ाकर, नदियाँ बहाकर ले जाती हैं, पवनें उड़ाकर ले जाती हैं, समुद्र की लहरें भी उन चीज़ों को उड़ाकर मतलब बहाकर ले जाती हैं और दूसरी जगह पर वह जमा हो जाती हैं, जो स्थलाकृतियों के स्वरूप में परिवर्तन करने में मुख्य भूमिका निभाती हैं। इनमें से या इनमें प्रथम प्रक्रिया को हम अपक्षय और द्वितीय को अपर्दन चक्र कहते हैं। मीन्स पहली वे प्रक्रियाएं जो कि उनमें तोड़फोड़ करती हैं तो उसे तो हम कहते हैं अपक्षय, और दूसरी वे शक्तियाँ या वे क्रियाएँ जो टूट फूट हो चुकी है उसे अपने साथ बहाकर या उड़ाकर ले जाती हैं और दूसरी जगह पर जमा कर देती हैं, तो उसे हम
अपर्दन चक्र कहते हैं। तो ये शक्तियाँ धरती के स्वरूप में लगातार परिवर्तन करती रहती हैं। अब है नेक्स्ट अपक्षय। अभी जो मैंने आपको बताया कि दो शक्तियाँ, एक अपक्षय और एक अपर्दन चक्र, अब इन दोनों के बारे में हम विस्तार से समझेंगे। अपक्षय, अपक्षय क्या होता है? अपक्षय एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खुली चट्टानों का विघटन और अपघटन अपने मूल स्थान पर ही होता है। मतलब अपक्षय क्या होता है? अपक्षय ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें चट्टानें अपनी ही जहाँ पर वह हैं, जिस जगह पर वह स्थित हैं, वहीं उनमें टूट फूट होती रहती है। विघटन मीन्स होना है, विघटन का मतलब होता है चट्टानों में टूट फूट होना, यानी कि वह टूट जाती है। अपघटन शब्द का अर्थ होता है उसमें जो चट्टानों के अंदर जो खनिज पदार्थ होते हैं वह पानी के साथ घुल जाते हैं, यानी कि रासायनिक क्रिया करते हैं। चट्टानों के विघटन में मुख्य रूप से मौसम या ऋतु के तत्वों का प्रभाव पड़ता है, यानी कि जो चट्टानें टूटती फूटती हैं, जो उनकी आकृति बदलती है, उसमें अहम भूमिका निभाने में मौसम और ऋतु का काफ़ी योगदान रहता है। मौसम में तापमान, वर्षा, पाला जिसे हम तुषार भी कहते हैं, कोहरा और हिम मौसम के मुख्य तत्व हैं। मीन्स ये सभी जिनके नाम मैं यहाँ पर ले रही हूँ, ये मौसम के मुख्य तत्व हैं और ये सभी मिलकर तोड़फोड़ करते हैं किसी भी चट्टानों में, पर्वतों में, पहाड़ों पर। इनकी वजह से ही टूट फूट होती है। वर्तमान में बारिश का मौसम चल रहा है, हम देख सकते हैं कि कहीं पहाड़ खिसक रहे हैं, कहीं भूमि अपनी जगह से खिसक रही है, पहाड़ नीचे आकर गिर रहे हैं। ये जो प्रक्रिया है यही अपक्षय कहलाती है। मीन्स धरती पर जो पहले से आकृतियां हैं, स्थलाकृतियां हैं, उन आकृतियों में मौसम के कारण परिवर्तन होना, उनकी बनावट में चेंज होना, टूट फूट होना, यही अपक्षय कहलाता है। तो मौसम के संपर्क में आने से धरातल पर पड़ी चट्टानें जैसे ही मौसम के तत्वों के संपर्क में आती हैं, वैसे ही उनका अपक्षय होने लगता है। मतलब धरती पर जो भी चट्टानें हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, पर्वत हैं, जैसे ही ये मौसम के संपर्क में आते हैं और उनमें टूट फूट होनी शुरू हो जाती है। प्रत्येक चट्टान में किसी न किसी खनिज का अंश अवश्य रहता है। मीन्स ये जो पत्थर होते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं जो कि पहाड़ों पर जमी होती हैं, रखी होती हैं, उन चट्टानों के अंदर कोई ना कोई खनिज पदार्थ अवश्य होता है जो कि रासायनिक परिवर्तन में सहायक होता है। मीन्स एक तो उनमें टूट फूट होती है वह, दूसरा उनके अंदर खनिज पदार्थ होते हैं और जो खनिज पदार्थ होते हैं वह रासायनिक क्रिया करके भी उनमें चेंज कर देते हैं। तो ये जो सारी प्रोसेस है जिससे धरती की आकृतियों में, स्वरूप में बदलाव आते हैं, और इसे ही हम अपक्षय कहते हैं। यानी कि अपक्षय मीन्स धरती पर जो चट्टानें हैं पहाड़ों के रूप में, पहाड़ों पर इन सब में जो टूट फूट होती है, मीन्स किसी ना किसी प्रकार से, किसी चाहे मौसम के कारण से या फिर किसी और प्रकार से, उनमें टूट फूट होना, उनकी आकृति में परिवर्तन होना ही अपक्षय कहलाता है। अब हम जानते हैं चट्टानों का विघटन, यानी अपक्षय का हम थोड़ा सा और विस्तृत समझते हैं। चट्टानों का विघटन कैसे होता है? तो चट्टानों का जो विघटन होता है, यानी कि उनमें जो तोड़फोड़ जो होती है वह तापमान में परिवर्तन और पाले तुषार के प्रभाव से होता है। यानी कि मैं आपसे कह रही हूँ बार बार कि चट्टानों में तोड़फोड़ होना, यानी उनके अंदर, तो वह होती कैसे है? तो उसमें जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मौसम की अहम भूमिका रहती है। चित्र में आप देख भी सकते हैं कि चित्र बना हुआ है, इसमें एक के ऊपर एक चट्टान रखी हुई है, लेकिन वह गिरकर बगल में या उसी की साइड में इकट्ठी हो गई है। तो यानी उसमें टूट फूट के कारण ये सारी प्रोसेस हुई है, अपक्षय के कारण ऐसा हुआ है। देखिए किस प्रकार चट्टानें मतलब कि टूट टूट कर साइड में गिर गई हैं और उनके टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, और जो मलबा है वह नीचे ही वहीं पर इकट्ठा हो गया है। गुरुत्वाकर्षण के कारण जो मलबा है वह इकट्ठा होता रहता है। दिन की गर्मी में चट्टानें फैलती हैं और रात्रि की ठंड में एकाएक सिकुड़ने से उनमें तड़कन या दरारें पड़ जाती हैं। मतलब जो पत्थर होते हैं, जो चट्टानें होती हैं जो कि पहाड़ों पर जमी होती हैं, पहाड़ों के पर जो पत्थर होते हैं वह दिन की गर्मी में, यानी कि दिन की जब गर्मी पड़ती है तब तो वह
फैलती हैं। और रात में जब ठंड बढ़ती है तो उनमें दरारें पड़ जाती हैं। जो उनके ऊपर बर्फ़ जमी होती है वह जम जाती है रात में, और फिर वह उसके कारण चटक जाती हैं, दरारें पड़ जाती हैं। तड़कन मीन्स चटक जाती हैं, जो कि धीरे धीरे चट्टानों को चूर चूर कर देती है, मीन्स तोड़ देती हैं। मतलब इतनी बड़ी बड़ी जो चट्टानें होती हैं वो इस प्रक्रिया के कारण टूट जाती हैं। हम इस चित्र में भी देख सकते हैं चट्टानों का विघटन एक यांत्रिक प्रक्रिया है, यानी जो चट्टानें अपनी जगह पर टूटती फूटती रहती हैं, यह एक आंतरिक प्रक्रिया है। जबकि अपघटन की प्रक्रिया चट्टानों में रासायनिक प्रक्रिया है। विघटन यानी कि टूट फूट होना चट्टानों में, अपघटन मीन्स जो उसके अंदर रासायनिक तत्व होते हैं, रासायनिक खनिज होते हैं, वो रासायनिक क्रिया कर लेते हैं। मतलब पत्थरों के अंदर जो खनिज पदार्थ होते हैं उनका घुल जाना, पानी की वजह से घुल जाना, वो रासायनिक क्रिया कहलाती है। चट्टानों में खनिजों के कण इस प्रकार आपस में गुथे होते हैं। मतलब जो चट्टानें होती है उसमें रासायनिक या खनिज पदार्थों के जो कण होते हैं वह आपस में गुथे होते हैं, यानी कि एक दूसरे से बंधे होते हैं, और पहले उनका अस्तित्व दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन जब पानी गिरता है तब चट्टानों में कुछ खनिज घुलकर बह जाते हैं। यानी कि जब चट्टानें सूखी होती हैं तब यह पता नहीं चलता है कि इनके अंदर कौन से खनिज पदार्थ हैं, लेकिन जैसे ही पानी गिरता है, मौसम के संपर्क में आती हैं, तो वह उनके अंश घुल के पानी के साथ बह जाते हैं और वह एक रासायनिक क्रिया करते हैं। कुछ खनिजों का रूप बदल जाता है। इस प्रकार प्रकृति में विघटन यानी कि टूट फूट और अपघटन मीन्स घुलन की क्रियाएं साथ साथ अपने ही स्थान पर चलती रहती। मीन्स ये जो अपक्षय की प्रक्रिया है ये है चट्टानों में अपने एक ही स्थान पर चलती रहती है। मतलब उनमें टूट फूट होना, उनमें खनिज पदार्थों का घुल जाना, रासायनिक क्रिया करना, ये सारी प्रोसेस एक ही जगह पर चलती रहती है। और इस पूरी प्रक्रिया को ही, इस पूरी प्रोसेस को ही अपक्षय कहा जाता है या अपक्षय कहते हैं। इस प्रकार से ऋतुओं का भी सहयोग रहता है, यानी कि इस प्रक्रिया में ऋतुओं का अहम योगदान होता है, इसलिए इसे ऋतु अपक्षय भी कहते हैं। अगर स्टूडेंट्स मैं आपसे ये कहूँ सरल शब्दों में कि जो पहाड़ों पर पत्थर होते हैं और जहाँ भी पहाड़ों के अलावा जहाँ भी पत्थर रहते हैं, चट्टानें होती हैं, उनमें उनकी जो स्थिति बदलती रहती है, उनकी जो आकृति बदलती रहती है, उसमें उसे ही हम अपक्षय कहते हैं और उसमें मौसम का और ऋतुओं का अहम योगदान होता है। अब हम पढ़ते हैं कि अपक्षय के प्रकार क्या होते हैं। मीन्स ये जो मैं आपसे कह रही हूँ अपक्षय, अपक्षय मतलब टूट फूट होना पदार्थों में, पहाड़ों पर जमे हुए पत्थरों में, चट्टानों में, ये टूट फूट को ही हम किताब की भाषा में अपक्षय कहते हैं। अपक्षय 3 प्रकार से होता है। नंबर 1 है भौतिक अपक्षय, नंबर 2 रासायनिक अपक्षय और नंबर 3 जैविक अपक्षय। यानी जो अपक्षय जो होता है, अपक्षय की जो प्रक्रिया होती है यह भी 3 प्रकार से होती है, किसी एक प्रकार से नहीं होती है। पहला है इसका भौतिक अपक्षय। जब कोई चट्टान बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाती है तो उसे हम भौतिक अपक्षय कहते हैं। यानी कि जब कोई पत्थर, बड़ी चट्टान बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है तो उसे हम कहते हैं कि इसका यह भौतिक अपक्षय है। जब तापमान अत्यधिक बढ़ता है, जब चट्टानें फैलती हैं और ताप अत्यधिक गिर जाता है और तब वह सिकुड़ जाती है। मीन्स कहने का तात्पर्य है कि जैसे ही मौसम में बदलाव होता है, यानी कि तापमान जब बढ़ जाता है तो वह चट्टानें फैल जाती हैं, और जैसे ही मौसम चेंज होता है, यानी कि उसमें ठंड पड़ जाती है या मौसम में ठंडक आ जाती है, तापमान गिर जाता है, तो चट्टानें सिकुड़ जाती हैं और सिकुड़ने से वह टूट जाती हैं। इस प्रकार फैलने और सिकुड़ने से चट्टानें क्या होती हैं, चटक जाती हैं, यानी कि टूट जाती हैं और उनमें दरारें पड़ जाती हैं। ये दरारें चौड़ी होकर अंत में टूटकर अलग हो जाती हैं। कुछ समय बाद इस प्रक्रिया में उनमें टूट फूट लगातार होती रहती है, मतलब ऐसा फिर हमेशा होता रहता है। अंत में टुकड़े टुकड़े होकर वह चट्टानें टूट जाती हैं। मतलब जो इतनी बड़ी चट्टानें होती हैं, इन अपक्षय की प्रक्रिया के कारण वह टूट जाती हैं।
और ये प्रोसेस उनमें चलती रहती है। और कुछ गोलाकार चट्टानों की अपनी परतें प्याज के छिलकों की तरह उतर उतर कर वहीं पर चूर हो जाती हैं। मतलब कुछ जो गोल चट्टानें होती हैं पहाड़ों पर, उनकी प्याज के छिलकों की तरह उनकी परतें निकलती जाती हैं, यानी कि उतरती जाती हैं और वह टूट जाती हैं। अधिक ठंडे प्रदेशों में चट्टानों की संधियों में भरा जल तापमान गिरने पर जम जाता है। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, जहाँ की हमारे देश में बर्फ़ गिरती है, हिमालय जो हमारा पहाड़ है, तो ऐसी जहाँ पर ठंडे प्रदेशों में जहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है, वहाँ पर इस तरह चट्टानों की संध में यानी उनकी जोड़ियों में जो बर्फ़ जमी रहती है, और चूँकि बर्फ़ आयतन अधिक घेरता है यानी कि जमने के बाद जगह अधिक घेरता है, इससे अधिक संधियाँ चौड़ी हो जाती हैं और अंत में वह टूट जाती हैं। मतलब पत्थरों को तोड़ देती हैं। वो जो संधियाँ बर्फ़ के रूप में जमा हो जाती हैं वह उन चट्टानों को धीरे धीरे करके तोड़ देती हैं। यही सारी प्रोसेस भौतिक अपक्षय कहलाती है। यानी कि मौसम के अनुसार उनकी पत्थरों में जो टूट फूट होती है वह एक भौतिक अपक्षय की प्रक्रिया है और यह भौतिक अपक्षय कहलाता है। अब नेक्स्ट है रासायनिक अपक्षय। रासायनिक परिवर्तनों के कारण चूना, जिप्सम, गंधक, सेंधा नमक की चट्टानें जल में घुल जाती हैं। मतलब रासायनिक अपक्षय क्या होता है? रासायनिक परिवर्तनों के कारण चूना, जिप्सम, गंधक, सेंधा नमक की चट्टानें जल में घुल जाती हैं। मतलब जिनके नाम मैं यहाँ पर ले रही हूँ, जैसे कि चूना, जिप्सम, गंधक, सेंधा और नमक, यह सब भी बड़े बड़े चट्टानों के रूप में होता है। इनकी भी बड़ी पत्थरों की भांति चट्टानें होती हैं और ये जब पानी गिरता है, बारिश होती है, तो जल में घुल जाती हैं और उनकी आकृति बदल जाती है और यह बिखर जाती हैं, यानी कि गल जाती हैं या फिर इनमें जंग लग जाती है। इस प्रकार चट्टानें अपना मूल स्वरूप खो देती हैं और पानी में घुलकर या तो चूर्ण होकर नए पदार्थों को जन्म देती हैं। इस क्रिया को हम रासायनिक अपक्षय कहते हैं। इसमें नमी और वर्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। इस तरह स्टूडेंट हम ये कह सकते हैं कि ये जो रासायनिक अपक्षय होता है, इसमें भी मौसम का विशेष योगदान होता है, नमी और वर्षा का। यानी कि इसमें पानी का अहम योगदान होता है, क्योंकि इसके जो जिप्सम, गंधक, सेंधा नमक, ये जिनके नाम मैंने यहाँ पर लिए, इसकी भी बाकी पत्थरों की तरह चट्टानों के रूप में ही होती हैं ये, और यह पानी से क्रिया करते हैं और इस कारण पानी में बहकर नई आकृतियों को जन्म देते हैं। तो यह अपक्षय रासायनिक अपक्षय कहलाता है। अब देखते हैं हम, नेक्स्ट है जैविक अपक्षय। जैविक अपक्षय क्या होता है? जैविक अपक्षय वनस्पतियों, जीव जंतुओं और मनुष्यों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है जैविक अपक्षय? वनस्पतियों, जीव जंतुओं और मनुष्यों के द्वारा होता है। यानी इसमें ये सभी शामिल होते हैं। वृक्षों की जड़ें चट्टानों की संधियों में पहुंचकर और अधिक चौड़ा कर उन्हें तोड़ देती हैं। यानी कि जो पत्थर होते हैं, बड़े बड़े चट्टानें होती हैं, उनमें आपने देखा होगा कई बार पेड़ पौधे लगे होते हैं। यानी आपने पहाड़ों पर देखा होगा कि पेड़ पौधे लगे होते हैं, बड़े बड़े वृक्ष लगे होते हैं पहाड़ों पर, छोटे भी और बड़े भी। तो उनकी जो जड़ें होती हैं, वह जड़ें चट्टानों की जोड़ों में संधियों में पहुंचकर उन्हें अधिक चौड़ा कर देती हैं। मतलब उनकी जो संध होती है, जैसे पत्थर एक के ऊपर एक रखे होते हैं, तो उनकी जड़ें उन संधियों में, उन जोड़ पर पहुंच जाती हैं और जिससे कि वह उनके जोड़ को ढीला कर देती हैं। और चूहे, दीमक, चींटियाँ, केंचुए और जीव नरम चट्टानों को तोड़ते, फोड़ते और खुरसते रहते हैं। मतलब एक जगह जो पेड़ पौधे होते हैं, वह चट्टानों की जो संधियाँ होती हैं, जोड़ होते हैं, उनमें पहुंचकर उन्हें कमज़ोर कर देते हैं। दूसरी तरफ जो नर्म पत्थर होता है, नर्म चट्टानें होती हैं, उनमें चूहे, दीमक, केंचुए और कई मतलब कि जीव जंतु उन्हें तोड़ते फोड़ते रहते हैं। मनुष्य भी कृषि उपयोग के लिए, भवन निर्माण के लिए, सड़क निर्माण के लिए चट्टानों को तोड़ता फोड़ता रहता है, यानी तोड़ फोड़ उसमें करता है अपने फायदे के लिए।
इस प्रकार अपक्षय को हम जैविक अपक्षय कहते हैं, मतलब इस तरह के अपक्षय को हम जैविक अपक्षय कहते हैं। मीन्स ये जो जैविक अपक्षय होता है इसमें जीव जंतु है, मनुष्यों का अहम योगदान होता है। इनके साथ साथ वृक्ष, चूहे, दीमक, ये सभी इसमें अहम भूमिका निभाते हैं चट्टानों को तोड़ने फोड़ने में। तो ये है आपका जैविक अपक्षय है। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानते हैं कि तल संतुलन या अपरदन चक्र क्या है, यानी कि तल संतुलन किसे कहते हैं। अपक्षय के साथ साथ परिवर्तनकारी वाह शक्तियां, जिन्हें कि हम अनाच्छादनकारी शक्तियां भी कहते हैं। मतलब एक तो अपक्षय के कारण चट्टानों में टूट फूट होती है, दूसरा बाहरी शक्तियों के कारण भी उनमें टूट फूट होती है, जिन्हें हम अनाच्छादनकारी शक्तियां भी कहते हैं। धरातल को समतल करने के लिए निरंतर क्रियाशील रहते हुए अपरदन, परिवहन और निक्षेपण कार्य करते हैं। मीन्स धरती को समतल करने के लिए, यानी जो धरती होती है उसको एकसा करने के लिए निरंतर क्रियाशील रहते हुए अपरदन, परिवहन और निक्षेपण का कार्य चलता रहता है। इसे ही हम अपरदन चक्र कहते हैं। चक्र मीन्स किसी भी चीज का एक के बाद एक क्रम से लगातार होते रहना, तो ये अपरदन चक्र होता है। नदियां, हिमानियां, पवन, भूमिगत जल और समुद्री लहरें तल संतुलन के प्रमुख कारण हैं। मतलब नदियां, हिमानियां, पवन, ये सभी तल संतुलन में अहम भूमिका निभाते हैं। तल संतुलन के कार्य को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है निम्नीकरण और दूसरा है उच्चयन या अधिवृद्धिकरण। तल संतुलन यानी धरती के तल को एक सा करना, उसको बैलेंस करना। जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हैं कि ये क्रम चल रहा है। आप इस चित्र में देख सकते हैं, ऊपर लिखा है अपरदन, उसके बाद लिखा है परिवहन और फिर नीचे निक्षेपण लिखा है सबसे लास्ट में। अपरदन मीन्स किसी चीज में तोड़फोड़ करना, और फिर परिवहन मीन्स उसको ले जाना, पानी में बहा कर ले जाना या हवा से उड़ा कर ले जाना, और निक्षेपण मीन्स उस जो भी पदार्थ हैं उन्हें किसी दूसरी जगह पर ले जाकर छोड़ देना, यानी कि वो वहां पर जम जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं निक्षेपण। तो तल संतुलन यानी धरती का बैलेंस इन तीन प्रक्रिया के द्वारा ही होता है, परिवहन, अपरदन और निक्षेपण के द्वारा होता है। तल मीन्स तली, तो तली का जो बैलेंस है धरती की, वो इन तीन प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। और इसमें नदियां, हिमानियां, पवन, भूमिगत जल, समुद्री जल, समुद्र की लहरें, ये सारी चीजें अहम भूमिका निभाते हैं। अब है निम्नीकरण, यानी कि तल संतुलन में जो पहली प्रोसेस है या पहली प्रक्रिया है वह है निम्नीकरण। निम्नीकरण जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है, किसी चीज में मतलब कि कम करना, यानी उसको छोटा करना। तो अपरदन की प्रक्रिया द्वारा पदार्थों, यानी कि अपरदन की प्रक्रिया द्वारा चट्टानों को, किसकी, अपरदन की प्रक्रिया के द्वारा चट्टानों को घिसकर, खुरचकर या काटकर उनको अपने मूल स्थान से हटा दिया जाता है। इससे ऊंचे स्थान धीरे धीरे नीचे हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम निम्नीकरण कहते हैं। मीन्स यानी कि चट्टानों को घिसकर, खुरचकर या तोड़कर उन्हें अपने मूल स्थान से जो हटा दिया जाता है, और इससे क्या होता है, ऊंचे जो स्थान होते हैं वह धीरे धीरे करके नीचे होते जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हम निम्नीकरण कहते हैं। और तल संतुलन का ये एक कारक है। फिर इसके बाद दूसरी प्रक्रिया क्या है इसका, अधिवृद्धिकरण, मतलब वृद्धि करना, जैसा कि इसके भी नाम से स्पष्ट है। यानी वो जो तल संतुलन है, जो उसकी ऊंचाई को बढ़ाना, वृद्धि करना। निम्नीकरण करना मतलब जो ऊंचे स्थान है वह टूट फूट होकर नीचे धंसते जा रहे हैं, मतलब गड्ढा बनता जा रहा है। जो जमे हैं पत्थर वह टूट टूट कर नीचे गिरते जा रहे हैं, तो ये निम्नीकरण है। और जहां पर गड्ढा है और उसमें दूसरी चीजें आकर गिर गिर कर भर भर के वह स्थान ऊंचा होता जा रहा है, वह प्रोसेस अधिवृद्धिकरण है। हम इसे और समझ लेते हैं अधिवृद्धिकरण को। निचले क्षेत्रों या गड्ढों में अपरिचित पदार्थों के जमा होते रहने को हम निक्षेपण कहते हैं। मतलब जो स्थान नीचे होते हैं वहां पर, जैसे गड्ढे के रूप में हो, नीचे के क्षेत्र हो जो काफी नीचे वाली जगह पर हो, या वहां पर गड्ढे हो, तो ऐसी जगहों पर जो अपरिचित पदार्थ होते हैं जो कि टूट फूट से बनते हैं वह जमा होते जाते हैं।
इस प्रक्रिया को हम कहते हैं निक्षेपण, निक्षेपण कहते हैं। और अपरदित पदार्थ गड्ढों में जैसे जैसे भरता जाता है उसकी ऊंचाई भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। इस प्रक्रिया को हम उच्चयन या अधिवृद्धिकरण कहते हैं। यानी निचले पदार्थों निचले क्षेत्रों का या गड्ढों का उनमें पदार्थों की भर जाने से वह उनकी ऊंचाई बढ़ जाती है, तो ये अधिवृद्धिकरण कहलाता है। इसको हम और थोड़ा क्लियर करते हैं। धरातल के चौरस और समतल होने को हम क्या कहते हैं, तल संतुलन कहते हैं। यानी धरती के चारों तरफ से समतल होने की प्रक्रिया को हम तल संतुलन कहते हैं। तली का बैलेंस करना, इसमें निम्नीकरण और अधिवृद्धिकरण दोनों क्रियाएं होती हैं। अपर्दन के द्वारा धरातल के घिसने को निम्नीकरण कहते हैं और गड्ढों को भरकर ऊंचा करने की प्रक्रिया को अधिवृद्धिकरण कहा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।